की थी, उनमें बुद्धि भी नहीं थी। ऐसी मृत आत्माएं मानो खेत की घास की तरह थीं और स्तर 2 के संरक्षक किसानों की दरांती की तरह उन्हें आसानी से काटते जा रहे थे। इसके बाद मेरे मार्गदर्शन में वे एक ऐसे जलस्रोत तक पहुंचे जहां का पानी अभी भी अपेक्षाकृत साफ था। उन्होंने अपने शरीर पर लगे खून और गंदगी को धोया और फिर मेरे जिंदोयुन पर वापस आ गए। इसके बाद हम सब हुआगुओ पर्वत लौट आए। हुआगुओ पर्वत पर पहुंचने के बाद गु यिंगयिंग और गु हाओशुआंग ने भी बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने सभी टीम सदस्यों का सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। वे अच्छी तरह समझ सकती थीं कि ये सभी लोग मेरे सबसे विश्वसनीय साथी थे और हुआगुओ पर्वत में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। लियूबो, इनके रहने की व्यवस्था कर दो। जी युवा स्वामी। लियूबो तुरंत व्यवस्था करने चला गया। झांग युआन और बाकी लोग नहाने चले गए। उधर जब हुआगुओ पर्वत अपेक्षाकृत शांत था, पूरी ब्लू स्टार अराजकता में डूब चुकी थी। दुष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं की ऊर्जा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पूरे ग्रह के लोग भय और संकट में जी रहे थे। असंख्य परिवार उजड़ गए थे। अनगिनत लोग मौत का शिकार हो चुके थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी घटनाओं से प्रेरित हुए थे। उन्होंने हथियारों को छुआ और संयोग से यह खोज लिया कि रक्त के माध्यम से हथियारों से संरक्षक आत्माओं को बुलाया जा सकता है। इस तरह उन्हें स्वयं की रक्षा करने की शक्ति मिल गई। कुछ ही समय में संरक्षक आत्माओं को बुलाने की यह विधि तेजी से दुनिया भर में फैलने लगी। जीवित रहने की कोशिश कर रहे अनगिनत लोग किसी न किसी हथियार को पाने की इच्छा रखने लगे ताकि वे भी एक शक्तिशाली संरक्षक आत्मा बुलाकर स्वयं की रक्षा कर सकें। कुछ लोग तो एक बेहतर हथियार पाने के लिए आपस में लड़ने लगे, यहाँ तक कि हत्या करने से भी नहीं हिचके। इसी दौरान हुआगुओ पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते पर लिन रोंगरोंग नाम की एक युवती तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी। उसका शरीर आकर्षक था और उसने काले रंग का राइडिंग सूट पहन रखा था। कमांडर चेन का आदेश मिलने के बाद लिन रोंगरोंग तुरंत अपना सामान लेकर हुआगुओ पर्वत की ओर निकल पड़ी थी। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। उसकी पीठ पर दरांती जैसी एक बड़ी हथियार लटक रही थी जिस पर अभी भी रक्त के धब्बे मौजूद थे। मदद करो, मुझे बचाओ। अचानक सड़क किनारे से आती एक कमजोर आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या तुम ठीक हो? वह मोटरसाइकिल रोककर मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास पहुंची, उस आदमी के चेहरे पर अचानक क्रूर भाव आ गए। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह सीधे उसकी पीठ पर लटकी दरांती की ओर झपटा। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तेज प्रतिक्रिया वाली लिन रोंगरोंग ने तुरंत पलटवार किया और उसी समय उस व्यक्ति को मार गिराया। इसके बाद वह फिर से मोटरसाइकिल पर चढ़ी और दृढ़ निश्चय के साथ हुआगुओ पर्वत की ओर बढ़ गई। वह उस व्यक्ति को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका इलाज कैसे किया जाए। शायद मेरे पास कोई उपाय हो सकता था। अगली सुबह सुभाई कुछ गड़बड़ हो गई। एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से जागा, जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आप खुद चलकर देख लीजिए। कुछ देर बाद मैं हुआगुओ पर्वत की दीवार पर पहुंचा। सभी 29 साथी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। सुभाई, आप आ गए? जल्दी देखिए, यह क्या है? मैंने उनके इशारे की दिशा में देखा। मेरे सामने 800 मीटर ऊंची इस्पाती दीवार थी, लेकिन अब उस पर बेलों की एक मोटी परत चढ़ चुकी थी, मानो कोई विशाल लता पूरी दीवार को ढक रही हो। ये बेलें बेहद मोटी थीं। उनका आकार दशकों पुराने बरगद या विलो वृक्ष जितना था। वे दीवार से चिपकी हुई लगातार ऊपर चढ़ रही थी। जब वे ऊपर लगे बिजली के जाल तक पहुंचती तो जलने लगती और तभी उनका फैलाव रुकता। मृत आत्मा वृक्ष। मैंने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि पौधों का स्तर और जानवरों का स्तर पूरी तरह अलग होता था। उदाहरण के लिए, एक विशाल और घना वृक्ष यदि स्तर 1 की मृत आत्मा बन जाए तो उसकी विनाशकारी शक्ति किसी साधारण घास की मृत आत्मा से कहीं अधिक होगी। इसलिए निम्न स्तरों पर पौधों की शक्ति मुख्य रूप से उनके आकार पर निर्भर करती थी और एक विशाल वृक्ष के मृत आत्मा बनने के बाद उसकी शक्ति सामान्य स्तर 3 मृत आत्मा पशुओं से भी अधिक भयानक हो सकती थी। झांग युआन ने कहा, सुभाई, इन बेलों की पुनर्जनन क्षमता बहुत तेज है। हमने इन्हें कई बार काटा है। हर बार इन्हें जड़ों तक काट दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर से उगाती हैं और इनकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे अंदर हैं। हम इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे। मैंने सिर हिलाया। मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पैरों के नीचे शुभ बादल प्रकट हुआ। मैं उड़कर दीवार के सामने पहुँच गया। एक निश्चित दूरी पर पहुँचकर मैं मुड़ा और दीवार की ओर देखने लगा। टेढ़ी मेढ़ी और मोटी बेलें मानो अजगरों की तरह पूरे किले की दीवार पर फैली हुई थी। उनकी जड़ हालांकि नीचे एक गमले जितने छोटे गड्ढे से निकलती दिखाई दे रही थी और वही जटिल व विशाल बेलें उसी से फैल रही थीं। मैं सीधे नीचे उतरा और जड़ को पकड़ लिया। एक स्तर 3 संरक्षक की शक्तिशाली ताकत फूट पड़ी और मैंने उसे जड़ समेत उखाड़ दिया। यह असली स्रोत नहीं है, यह सिर्फ एक शाखा होनी चाहिए। जड़ देखने के बाद मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। यह जड़ बहुत अजीब थी। किसी परिपक्व विशाल वृक्ष की जड़ जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे एक भयानक संभावना याद आ गई। पिछले जन्म में जब आपदा का युग अभी अभी शुरू हुआ था, वनस्पति उद्यान में एक 300 वर्ष पुराना विशाल वृक्ष मृतात्मा में बदल गया था। पहले से ही विशाल होने के कारण मृतात्मा ऊर्जा के प्रभाव में वह और भी विकराल बन गया। उसने अपनी भयानक शक्ति से आसपास के सभी जीवित प्राणियों का संहार कर दिया था, यहाँ तक कि रास्ते से गुजरने वाले मृतात्माओं और दुष्ट आत्माओं को भी नहीं छोड़ा था। इसी कारण वह केवल एक ही रात में स्तर 140 तक पहुँच गया था और उसने बुद्धि प्राप्त कर ली थी। बुद्धि प्राप्त करने के बाद वह और भी पागल हो गया। उसकी मोटी
बेलें अनगिनत सांपों और टेंटिकलों की तरह लहराती थीं और वह जीवों का निर्मम संहार करता हुआ आगे बढ़ता था। जहाँ से वह गुजरता वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं बचता था, क्योंकि वह अपनी बेलों को पागलों की तरह घुमाता था। मानव जाति ने उसे पागल बेल का नाम दिया था और पागल बेल की सबसे डरावनी बात उसकी बेलों की विनाशकारी शक्ति नहीं थी जब वह उन्हें उन्मत्त होकर लहरा, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह अपनी इच्छा से ऐसे बीज फैला सकता था जिनमें बेहद जंगली जीवन शक्ति होती थी। जैसे ही वे बीज जमीन पर गिरते वे पागलों की तरह बढ़ने लगते और आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते। और यह परखने का तरीका भी बहुत आसान था कि वे बीज उसी के हैं या नहीं। पागल बेल कभी अकेले एक बीज नहीं बोती थी, बल्कि उन्हें बड़े क्षेत्र में बिखेरती थी। मैं भौहें सिकोड़ते हुए जिंदायुन पर चढ़ा और सुनहरी दृष्टि से नीचे देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उन गड्ढों के भीतर सचमुच बीज छिपे हुए थे। जैसे ही कोई जीवित प्राणी वहां से गुजरता वे तुरंत उग पड़ते और उसे निगलने की कोशिश करते। धत्तेरे की, लगता है सचमुच पागल बेल का ही काम है। मेरा दिल बैठ गया। पागल बेल ने खुद आकर हुआगुओ पर्वत पर हमला नहीं किया था, जिसका मतलब था कि उसे पता था कि यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जिससे वह नहीं जीत सकती। इसलिए उसने बड़ी मात्रा में बीज फैलाकर हुआगुओ पर्वत को जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। यदि हुआगुओ पर्वत के योद्धा बाहर निकलते तो बिना तैयारी के इन अचानक उगने वाली बेलों के हाथों मारे जा सकते थे। मैंने ठंडी हंसी और अपने हाथ में पकड़ी बेल की जड़ को चूर चूर कर दिया। उसी क्षण दीवारों पर फैली बेलों की जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वे नीचे गिरने लगी। मैं वापस किले की दीवार पर लौटा और झांग युआन तथा बाकी लोगों को पागल बेल के बारे में बताया। क्या इतनी अजीब चीज भी होती है? भाग्य अच्छा था कि हम लोग अभी नीचे बहुत दूर नहीं गए थे, नहीं तो फंस जाते। झांग युआन और बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे। तो क्या इन बीजों को साफ किया जा सकता है? हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। क्या मतलब? तभी एक बुद्धिमान और शांत आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है कि सुभाई का मतलब है कि भविष्य में जब हम राक्षसों का शिकार करने बाहर जाएंगे तो वे हमें हवा के रास्ते बाहर ले जा सकते हैं। तब ये बीज सक्रिय नहीं होंगे और हुआगुओ पर्वत के बाहर फैले ये बीज हमारे लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच बन जाएंगे। आगे यदि कोई दुष्ट आत्मा या राक्षस हमला करेगा तो उसे पहले इन बीजों से निपटना पड़ेगा। मैंने मुड़कर देखा। वह गु हाओशुआंग थी। आज वह पहले की तरह सफेद शर्ट, स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल में नहीं थी। उसने एक फिटिंग ट्रेनिंग ड्रेस पहन रखी थी जिसने उसकी सुंदर काया को और स्पष्ट कर दिया था। उसके पास गु यिनाइन भी खड़ी थी। सबकी उलझन भरी नजरों को देखकर गु हाओशुआंग ने समझाया, कल मैंने वादा किया था कि मैं हुआगुओ पर्वत के लिए उपयोगी बनूंगी, इसलिए मैं हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में नहीं बैठ सकती। मैं बाहर आकर देखना चाहती थी कि मैं सबकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मैंने सिर हिलाया। उसके इस रवैये से मैं काफी संतुष्ट था। तो इसका मतलब है कि हम इन बीजों से खतरे में नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुभाई कमाल है, झांग युआन ने अंगूठा उठाते हुए कहा। वह सोच भी नहीं पाया था कि इस स्थिति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है। उसी समय किसी ने अचानक दूर इशारा किया। सुभाई जल्दी देखिए। सबने उधर देखा। दूर से एक मोटरसाइकिल बिजली की तरह दौड़ती हुई बीजों वाले क्षेत्र में घुस गई। जीवित प्राणी की आभा महसूस करते ही बीज सक्रिय हो गए। असंख्य बेलें जमीन फाड़कर बाहर निकलीं और पागल सांपों की तरह मोटरसाइकिल की ओर टूट पड़ी। स्पष्ट था कि मोटरसाइकिल चलाने वाले ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। क्षण भर में वह बेलों के समुद्र में डूब गया, लेकिन अगले ही पल आकाश ढक देने वाली बेलें किसी विशाल शक्ति द्वारा बीच से फाड़ दी गईं। एक विशाल दरांती की छाया हवा में उभरी। फिर एक विशाल काले रंग का मृत्यु लोक से आया हुआ प्रतीत होने वाला संरक्षक आत्मा प्रकट हुआ। मेरे चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। काला वू चांग, ये क्या है? इतना बड़ा संरक्षक आत्मा, मेरे संरक्षक आत्मा से भी बड़ा। झांग युआन और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने उस काले वू चांग की युद्ध शक्ति देखी तो और भी अधिक हैरान रह गए। उसने अपनी विशाल दरांती घुमाई। हर बार ऐसा था जैसे स्वयं मृत्यु जीवन काट रही हो। आसपास की बेलें तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं। जो बेलें दरांती के संपर्क में आईं, वे आंखों के सामने सूखने लगीं और राख बनकर बिखर गईं। यह दृश्य बेहद रहस्यमय और भयावह था। कुछ ही देर में विशाल काला वू चांग सारी बेलों को काटता हुआ हुआगुओ पर्वत के सामने पहुंच गया। फिर संरक्षक आत्मा गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर और वीर युवती खड़ी रह गई। उसने दोनों हाथ मुंह के पास रखकर जोर से पुकारा, कोई है वहाँ? क्या मुझे अंदर आने दिया जाएगा? झांग युआन और बाकी लोग मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, उसे अंदर आने दो। 10 मिनट बाद हुआगुओ पर्वत की मेरी आलीशान विला में मैं एक शानदार सोफे पर बैठा था। झांग युआन, गु हाओशुआंग और अन्य लोग बगल में खड़े थे। तभी एक परिचित लेकिन अकेली सी आकृति बैठक में दाखिल हुई। तो तुम ही सुली हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस आने वाली को देखा। उसके काले कपड़े धूल, रेत और खून से सने हुए थे। चेहरा भी धूल और खून से ढका था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदर और नाजुक शक्ल छिप नहीं पा रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरा नाम लिन रोंगरोंग है। मैं फ्री फाइटिंग की शौकीन हूँ। पहले एक फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी। जब प्रलय आया तब मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में सुनी गई बातों को याद किया और अपने घर के हथियार को छू कर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच मैं उसे बुला पाऊंगी। झांग युआन तुरंत बोला, उसे संरक्षक आत्मा कहते हैं। संरक्षक आत्मा
आत्मा लिन रोंगरोंग ने सिर हिलाया। इसलिए मैं तुम्हारे पास शरण लेने आई हूँ, कृपया मुझे अपने साथ रख लो। उसकी आंखों में ईमानदारी और प्रशंसा दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने एक अजीब मुस्कान दिखाई, मानो कह रहा हूँ तुम बोलती रहो, मैं शांति से तुम्हारा अभिनय देख रहा हूँ। लिन रोंगरोंग का दिल धक से रह गया। क्या उसे पहचान लिया गया था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो कुछ कहा वह सब तो सच ही था। शायद वह सिर्फ मुझे परख रहा था। यह सोचकर उसने फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। लिन रोंगरोंग, तुमने अभी मेरी ताकत देखी है। यदि तुम मुझे शरण दोगे तो भविष्य में मैं तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हूँ। मैं हल्का सा हंसा। अगर सेना को हुआगुओ पर्वत में घुसपैठकर जानकारी जुटानी थी तो कम से कम किसी प्रथम श्रेणी के खुफिया अधिकारी को भेजती। तुम्हारी अभिनय कला सचमुच बहुत खराब है। लिन रोंगरोंग की आंखें तुरंत फैल गईं। वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मैं कैसे जानता था कि वह सेना से है, और यह भी कि वह एक खुफिया अधिकारी है। तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं तुम्हारी पहचान कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक जानता हूँ। कुछ मायनों में तो मैं सेना को भी तुमसे बेहतर समझता हूँ। लिन रोंगरोंग के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी पहचान केवल उच्च स्तर के अधिकारियों को ही झांक थी। तो सुली ये सब कैसे जानता था? उसके पास आखिर कैसी शक्ति थी? मैं उसकी उलझन और छिपे हुए भय को देखकर समझ गया कि वह पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है। असल में मुझे सेना के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैं केवल उन कुछ शक्तिशाली संरक्षकों को जानता था जो आपदा युग में उभरे थे, और लिन रोंगरोंग उन्हीं में से एक थी, बल्कि सबसे विशेष लोगों में से एक। पिछले जन्म में आपदा युग शुरू होने के बाद 5वें सैन्य क्षेत्र में पहली बार एक एस रैंक संरक्षक आत्मा को बुलाने वाली शक्तिशाली संरक्षक वही थी। लिन रोंगरोंग का दिल दयालु था। वह सेना के आदेश पर लोगों को बचाने निकलती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को दुष्ट आत्माओं और राक्षसों के हाथों मरते देखा। उसने यह भी देखा कि लोग थोड़े से अवसर के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। उसे लगा कि दुनिया बीमार हो चुकी है और वह स्वयं उस दुनिया का चिकित्सक बनना चाहती थी। इसलिए उसने न्याय के लिए लड़ना शुरू किया और हर उस इंसान की मदद की जिससे वह मिली। यदि प्रलय काल में किसी को सच्चा परोपकारी कहा जा सकता था तो लिन रोंगरोंग निश्चित रूप से उनमें सबसे सफल थी। लेकिन ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है, यह किसी से छिपा नहीं था। आपदा युग के 10 से अधिक वर्षों बाद एक 5वें स्तर का संरक्षक उसके सामने आया। उस व्यक्ति ने लिन रोंगरोंग के एस रैंक संरक्षक आत्मा को पाने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या की योजना बनाई। हालांकि अंत में लिन रोंगरोंग ने अपनी ताकत से उस 5वें स्तर के संरक्षक को मार डाला, लेकिन उसके सभी दोस्त उसी लड़ाई में मारे गए और उसी दिन से लिन रोंगरोंग बदल गई।